नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र नटवाड़िया। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सर्वोत्तम क्लासेज में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रस्तावना या उद्देशिका। हमारे संविधान की जो सबसे पहली झलक जो देखने को मिलती है, जहाँ से संविधान निर्माताओं के विचार हमारे को देखने को मिलते हैं, दृष्टिगोचर होते हैं, वो है संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है, इसमें क्या क्या बातें हैं, आज सारी बातें हम डिटेल में जानेंगे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखें। प्रस्तावना में जितने भी आपकी लगभग प्रस्तावना में 2 क्लासें होंगी और 2 क्लासों के बाद में आपका प्रस्तावना में से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। या आप मेरे पे विश्वास कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर। तो आप बात करते हैं हम इस प्रस्तावना की। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप जुड़ जाएं, अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें। आपके कमेंट भी कम आ रहे हैं अभी, और इतने दिन क्लास नहीं हुई उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि कुछ कारणवश क्लासें नहीं हो पाई थी अभी 5-7 दिन पहले। तो अब देखते हैं हम इस प्रस्तावना में कि प्रस्तावना क्या है, उद्देशिका क्या है। प्रस्तावना कह दो, उद्देशिका कह दो, दोनों एक ही बात। अब इस प्रस्तावना को मैं शुरू करने से पहले हम बात करते हैं प्रस्तावना में। तो जो नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार क्वेश्चन थे, छोटा सा टॉपिक है प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है, क्या क्या इसमें बातें, वो सारी बातें करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन हर बार क्वेश्चन आता है, और रीट जैसे स्टूडेंटों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रस्तावना। मैं टीचर लाइन की बात करूं तो प्रस्तावना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके लिए, रीट में खासकर। तो इस प्रस्तावना की हम बात करें, क्या है इस प्रस्तावना में। तो देखो, प्रस्तावना में 2 बातें हैं अपने सामने। एक है प्रस्तावना के स्रोत और दूसरा है प्रस्तावना का आधार। एक बात करते हैं प्रस्तावना के स्रोत की और दूसरी हम बात करते हैं किसके, प्रस्तावना के आधार की। इसको 2 टुकड़ों में तोड़ के पढ़ेंगे। अभी मैं आपको प्रस्तावना छोटी सी है, लेकिन उसको तोड़ तोड़ के हम पढ़ेंगे, जिससे कि आपको ढंग से समझ में आएगी। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये चीज़। तो प्रस्तावना के एक तरफ पढ़ते हैं हम स्रोत और एक तरफ पढ़ते हैं प्रस्तावना का आधार। प्रस्तावना को देखो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे संविधान की कुंजी, आत्मा वगैरह वगैरह कहा गया, परिचय पत्र बताया इसे, चेहरा, मुखौटा, सब बहुत कुछ बताया इसे। इसकी हम बात करेंगे। तो प्रस्तावना को 2 टुकड़ों में पढ़ते हैं। एक तरफ पढ़ते हैं प्रस्तावना के स्रोत, तो दूसरी तरफ पढ़ते हैं प्रस्तावना के आधार। यानी वह संविधान का वह प्रारंभिक आलेख जहां संविधान निर्माताओं के विचार हमारे को दृष्टिगोचर होते हैं, उसे प्रस्तावना कहते हैं। अब मैं स्रोत की बात करूं तो स्रोत को भी हम 2 भागों में पढ़ते हैं। नॉर्मली स्रोत की हम बात करें कि ये हमारे को मिले कहां से, स्रोत, सोर्सेज क्या है इस प्रस्तावना को पाने के, तो इसको नॉर्मली हम 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं विचार, थॉट, और दूसरा हम पढ़ते हैं भाषा। यानी इस प्रस्तावना का विचार कहां से आया, इस प्रस्तावना की भाषा कहां से ली। सोर्सेज की मैं बात करूं, स्रोत की हम बात करें तो थॉट और लैंग्वेज, यानी थॉट कहां से आया, विचार कहां से आया, और इसकी लैंग्वेज कहां से ली। तो इसकी हम बात करें तो आपको जो प्रस्तावना का जो विचार है, या प्रस्तावना का विचार ये लिया गया है अमेरिका से, क्योंकि विश्व में सबसे पहले यही देश है अमेरिका जिसने प्रस्तावना को अपने संविधान में शामिल किया था। यह भी एक क्वेश्चन है, यह भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि प्रस्तावना को शामिल करने वाला पहला संविधान कौन सा है, विश्व का पहला संविधान, तो वो कौन सा है, अमेरिका का संविधान। और मैं भाषा की बात करूं तो इस भाषा को लिया था हमने ऑस्ट्रेलिया से। यानी आपसे पूछा जाए
आपसे अगर पूछा जाए कि संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। आपसे पूछा जाए कि संविधान में प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रस्तावना कहाँ से ली गई, तो अमेरिका से, क्योंकि पहला देश, विश्व का पहला संविधान जिसमें प्रस्तावना शामिल थी वो है अमेरिका का संविधान। इसलिए आपसे अगर पूरी प्रस्तावना पूछा जाए कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई, तो अमेरिका से ली गई है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर दे के पूछे कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। 2 देश और हैं जहाँ से इस प्रस्तावना पर और प्रभाव पड़ता है। एक मैं बात करूँ फ्रांस और एक है रूस। यानी हमारे प्रस्तावना पर इन 4 देशों का प्रभाव पड़ा है, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, फ्रांस का और रूस का। अब फ्रांस से लिया है हमने बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता। यानी हमने जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसी भावना लिया है, ये फ्रांस की क्रांति से प्रभावित है। कहाँ से प्रभावित है? फ्रांस की क्रांति से प्रभावित है। और मैं बात करूं रूस से, तो रूस से लिया हमने न्याय। न्याय शब्द हमने कहाँ से लिया है? रूस से। जो हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, न्याय कितने प्रकार की है, समानता कितने प्रकार की है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, सारी बातें करेंगे अब। तो ये आप अच्छा कॉन्सेप्ट अगर आपको चाहिए, बहुत अच्छा मिलेगा आपको यहाँ पे, ये मेरी गारंटी है इस चैनल से। अगर पॉलिटी और संविधान के मामले में आपको अगर कोई भी दिक्कत होगी तो सबका सॉल्यूशन है। आप कमेंट करें, आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपके दिमाग में कोई अलग से क्वेश्चन आ रहा है, आपने कहीं से कुछ पढ़ा हो, आप एक तो अच्छी किताबें पढ़ा करें। ऐसे नहीं हर जो किताब उठा ली वही पढ़ ली, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट खुले। तो ये हमारे 4 राष्ट्रों का प्रभाव पड़ता है हमारे संविधान की प्रस्तावना पे। किस किस का? अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, फ्रांस का, रूस का। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? न्याय हमने कहाँ से ली, यानी प्रस्तावना में वर्णित न्याय कहाँ से ली गई है? रूस से। प्रस्तावना में वर्णित बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता से जैसे शब्द कहाँ से लिए? फ्रांस से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। यह है आपका स्रोत। एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, स्रोत। चलो आगे हम बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं, देखो, आधार। और इस प्रस्तावना का जो आधार है वो आधार है उद्देश्य प्रस्ताव। इस प्रस्तावना का आधार कौन है? उद्देश्य प्रस्ताव। आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना का आधार क्या है, तो प्रस्तावना का आधार है उद्देश्य प्रस्ताव। ये उद्देश्य प्रस्ताव रखे किसने थे? तो ये रखे थे जवाहरलाल जी नेहरू ने। ये बात मैं आपको पिछली कक्षा में बता भी चुका हूं। रखे कब थे उद्देश्य प्रस्ताव? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखे थे जवाहरलाल नेहरू ने, और वही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाके क्या बनी? हमारी प्रस्तावना या उद्देशिका बनी। हमारी प्रस्तावना या क्या? उद्देशिका बनी। कौन? उद्देश्य प्रस्ताव। रखे कब गए थे? 13 दिसंबर 1946 को। रखने वाला आदमी कौन था? पंडित जवाहरलाल जी नेहरू। आगे इसमें हम बात करें कि ये पारित कब हुई, ये उद्देश्य प्रस्ताव ये पारित कब हुए? तो ये पारित होते हैं 22 जनवरी 1947 को। रखे कब गए थे? ये तो रखे गए थे उस दिन, और ये पारित हुए थे 22 जनवरी 1947 को। ये 2 भागों में मैंने पढ़ा, एक तरफ आप शॉर्ट समझ चुके हो, ऐसा कोई ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, आसानी से समझ में आएगा, आप जुड़े रहें बस।
और दूसरा आधार की मैं बात करूं तो प्रस्तावना का आधार है उद्देश्य प्रस्ताव। रखने वाला आदमी कौन था? जवाहरलाल नेहरू रखे कब थे? 13 दिसंबर 1946 को। और पारित कब हुए? 22 जनवरी 1947 को ये पारित हुए। अब और बातें करते हैं इसमें कि पारित होते ही कुछ लोगों ने इसे कुछ बताया, प्रस्तावना को लेकर कुछ कहा, इस उद्देश्य प्रस्तावों को लेकर कहा। तो पारित होते ही सबसे पहले के.एम. मुंशी ने कहा इसे। के.एम. मुंशी ने क्या बताया इसे? गणतंत्र की जन्म कुंडली। इसे क्या बताया? गणतंत्र की जन्म कुंडली या जन्म पत्री। के.एम. मुंशी ने इसे बताया गणतंत्र की जन्म कुंडली या जन्म पत्री। कुंडली देखते पता लगता है ना कि जैसे जन्म पत्री को देखते पता लगता है इसमें क्या गुण है क्या अवगुण है, वैसे इस प्रस्तावना को देख करने पर पता लगता है हमारा संविधान कैसा है, हमारे संविधान निर्माता हमारे को क्या देना चाहते थे, उनके क्या विचार थे, ये झलक इसमें देखने को मिलती है प्रस्तावना में। हमारा संविधान कैसा है, कैसा हम भारत को बनाएंगे, कैसे उसके नागरिकों को देंगे, नागरिकों से क्या लेंगे, और ये कब पारित हुआ, ये कब बना हमारा संविधान, ये सारी बातें हमारी प्रस्तावना में, हमारी प्रस्तावना में। प्रस्तावना हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, यानी ऐसा देश बनाने के लिए इसके नागरिकों को, अभी मैं आपको एक टेबल के माध्यम से समझा दूंगा, इसके नागरिकों को हम देंगे क्या? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता बढ़ाने के लिए, इस व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग से शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2002 को इस संविधान को अंगीकृत आत्मार्पित अधिनियमित करते हैं। ये सारी बातें हमारी प्रस्तावना में, अभी आपको एक टेबल के माध्यम से समझाऊंगा, बढ़िया ढंग से समझ में आएगा। तो इसे जन्मपत्री या कुंडली बताने वाला आदमी कौन है? के.एम. मुंशी। और भी लोगों ने कुछ बताया, वो बातें करते हैं, जैसे एक हमारे न्यायाधीश थे एन पालकीवाला। एन पालकीवाला ने इसे बताया संविधान का परिचय पत्र। क्या बताया इसे? संविधान का परिचय पत्र। संविधान का परिचय पत्र। एन पालकीवाला ने क्या बताया इसे? संविधान का परिचय पत्र। किसने बताया? एन पालकीवाला। आगे हम बात करें और किसने क्या बताया? एक था बर्कर ने इसे बताया संविधान की पूंजी। संविधान की पूंजी, पूंजी नोट, यानी कि नोट बताया इसे। किसने बताया ये बात? बर्कर ने। मैं और बात करूं, जैसे ठाकुरदास भार्गव है, जवाहरलाल जी नेहरू है, सुभाष कश्यप है, इन्होंने बताया इसे संविधान की आत्मा। कि ये संविधान की आत्मा है। देखो, संविधान की आत्मा दो बातों को कही जाते हैं। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार के अधिकार, उसको भी संविधान की आत्मा मानते हैं, और प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा माना जाता है। लेकिन उसको बताने वाला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। जब हम पढ़ेंगे हमारे फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, तब बात करेंगे उसकी। अभी हम पढ़ रहे हैं प्रस्तावना। तो ठाकुरदास जी भार्गव ने, सुभाष कश्यप ने और जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे बताया संविधान की आत्मा, कि ये संविधान की आत्मा है।
जिस प्रकार आत्मा का संबंध शरीर से होता है, आत्मा दिखती नहीं, वैसे ही प्रस्तावना का संबंध किससे है? प्रस्तावना का संबंध संविधान से। ये दिखता नहीं, संविधान का भाग है, लेकिन फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, और इसको लेकर भी 2 विवाद हुए थे, इस प्रस्तावना को लेकर महत्वपूर्ण, उनकी भी हम बात करेंगे, लेकिन वो बात करेंगे आगे धीरे धीरे। अभी यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको ढंग से समझ में आ गया होगा कि इसे संविधान का चेहरा, मुखौटा, परिचय पत्र, जो भी आप कहते हो, संविधान की आत्मा, ये सारी बातें हमारे सामने आ गई। एक बार दोबारा से देखें इसको। प्रस्तावना को हम 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे आराम से, नॉर्मली। एक तरफ स्रोत पढ़ेंगे, एक तरफ हम आधार पढ़ेंगे। स्रोत में मैं बात करूं प्रस्तावना के विचार कहाँ से लिया? अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली? ऑस्ट्रेलिया से। 2 राष्ट्रों का और प्रभाव पड़ता है। फ्रांस से हमने लिया बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता जैसे शब्द। रूस से हमने लिया न्याय शब्द। एक तरफ, दूसरी तरफ हम बात करेंगे प्रस्तावना के आधार की मैं बात करूं तो प्रस्तावना का आधार है ऑब्जेक्टिव रिलेशन, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव रखने वाला कौन था? जवाहरलाल जी नेहरू। रखे कब? 13 दिसंबर 1946 को। पारित कब हुए? 22 जनवरी 1947 को। किन किन ने इसे क्या क्या कहा, जो कुछ कई बार पूछ लेता है एग्जामों में, तो ये आपके सामने। के मुंशी ने कहा इसे गणतंत्र की जन्म कुंडली या जन्म पत्री। एन पालकीवाला ने कहा संविधान का परिचय पत्र। बरकर ने कहा संविधान की कुंजी नोट, की नोट। और ये 3 आदमी थे, ठाकुरदास जी भार्गव, जवाहरलाल जी नेहरू, सुभाष कश्यप। इन्होंने बताया संविधान की आत्मा। ये आपके सामने 2 बातें सामने आई हैं, तो ढंग से समझ में आएगा। अगर आप इसको नोट डाउन करें या आप स्क्रीनशॉट जो लेवें, इसको लेवें। अगर आपको क्लासें अच्छी लग रही हैं तो आप दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, क्योंकि आपकी संख्या हमारे को मोटिवेट करती है। जितनी ज़्यादा संख्या होगी हम उतना ही अच्छा कंसेप्ट लेके आएंगे, क्योंकि जोश और जुनून के साथ आते हैं फिर। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे हम बात करते हैं कि आगे क्या क्या है इसमें बातें, प्रस्तावना क्या है हमारी, उसकी हम बात करते हैं। चलो हम बात करते हैं हमारी प्रस्तावना में क्या क्या शब्द दे रखे हैं, उसकी हम बात करते हैं। कैसे है हमारी प्रस्तावना, क्या हमारे को दिया है, कैसा भारत हम बनाएंगे, नागरिकों को क्या देंगे, उनसे क्या लेंगे, वो सारी बातें इसमें। प्रस्तावना ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपके भारत की जो शासन व्यवस्था है उसकी जानकारी मिल जाती है। यहीं से हमारे को मौलिक अधिकारों की जानकारी भी मिलती है, यहीं से नीति निर्देशक तत्वों की मिलती है, यहीं से मौलिक कर्तव्यों की जानकारी भी मिलती है। तो हम बात करते हैं हमारी प्रस्तावना से, और हमारी जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना स्टार्ट जो होती है, ये स्टार्ट होती है हम भारत के लोगों से। हम भारत के लोग, ये जो शब्दावली ली है, ये शब्दावली हमने ली है कहाँ से? अमेरिका से। हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाएंगे? हम भारत के लोग भारत को बनाएंगे कैसा? देखो यहाँ पे कुछ शब्द हैं, उन शब्दों की मैं बात करूँ तो एक, अब मैं आपको चार्ट बना देता हूँ पहले कि हमारी प्रस्तावना कैसे है, फिर एक एक शब्द को हम समझेंगे कि हम भारत के लोग भारत को ऐसा बनाएंगे। कैसा बनाएंगे वो देखो। हम भारत के लोग भारत को बनाएंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हम भारत के लोग भारत को बनाएंगे कैसा बनाएंगे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। हम भारत के लोग भारत को ऐसा भारत बनाएंगे, और ऐसा भारत हम बनाएंगे तो हमें मिलेगा क्या?
भाई अगर ऐसा हम भारत बनाएंगे तो भारत मिलेगा क्या, क्या प्राप्त होगा नागरिकों को, क्योंकि हम भारत के लोग, ये हमारे लिए। यहाँ से दो बातें सामने आती हैं हम भारत के लोगों से, कि भारत की जो सर्वोच्च शक्ति है ये भारत के लोगों में निहित है। बनाया ये संविधान, चाहे संविधान हमारे संविधान सभा ने बनाया होगा, लेकिन ये डेडिकेटेड किसके लिए है, ये भारत के लोगों के लिए। भारत की जनता सर्वोच्च है, इसमें संविधान में भारत की जनता को सर्वोच्च स्थान दिया है। तो हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे तो क्या क्या मिलेगा, तो हमारे को मिलेगा न्याय। क्या मिलेगा हमारे को, न्याय मिलेगा। क्या मिलेगा हमारे को, स्वतंत्रता मिलेगी। क्या मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगी। क्या मिलेगा, समानता मिलेगी। न्याय मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगी, समानता मिलेगी, जस्टिस मिलेगा, लिबर्टी मिलेगी। यहां देखो फ्रीडम नहीं लिया, लिबर्टी शब्द लिया है। क्या है वो भी आगे हम बात करेंगे। समानता, इक्वलिटी मिलेगी, न्याय मिलेगी। और न्याय भी कितने प्रकार की मिलेगी, तो यहां से हमारे को न्याय मिलेगी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी 3 प्रकार की न्याय मिलेगी। ये प्रश्न बहुत बार पूछा भी जाता है, निम्न में से कौन सी न्याय प्रस्तावना में वर्णित नहीं है, या प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है। ये ऐसे घुमा घुमा के प्रश्न पूछता है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको बढ़िया ढंग से समझ में आएगा। तो सामाजिक मिलेगी, आर्थिक मिलेगी, राजनीतिक मिलेगी। कैसे याद रहेंगे, क्रम भी यही रहेगा। कैसे करना है याद वो बताऊंगा मैं जब ये न्याय पढ़ाऊंगा। आगे हमारे साथ जुड़े रहें, आपको सारी चीज़ें ढंग से याद कराऊंगा, ट्रिक के साथ याद होगी। ऐसे चुटकियों में आपके प्रस्तावना के ये शब्द आपके सामने आ जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे। आगे मैं बात करूं स्वतंत्रता, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। 5 कौन कौन सी है, विचार, थॉट, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। दो प्रकार की समानता की बात की है इसने, कौन कौन सी, प्रतिष्ठा एवं अवसर। हम भारत के लोग भारत को ऐसा बनाएंगे और फिर उसके नागरिकों को ये मिलेगा। फिर क्या आगे, आगे और दिया है, जैसे राष्ट्र की एकता, अखंडता, बंधुत्व की भावना, इन शब्दों को भी मिलेंगे। और इसके अलावा मैं बात करूं, आगे हमारे और शब्द दिए हैं, जैसे एक तारीख दी है हमारे लिए, यहीं से पता चलता है, क्योंकि हमारे को पता भी तो है ना संविधान का निर्माण कब पूरा होता है। यहीं पे एक दिया है 26 नवंबर 1949, जिसको लिख रखा है मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006। संवत आपके 3 प्रकार के संवत आप पढ़ते हैं नॉर्मली, विक्रमी संवत, शक संवत, ईस्वी संवत। ऐसे आपने पढ़ा हो तो ऐसे पढ़ते हैं हम, SIV, शक संवत, ईस्वी संवत, विक्रमी संवत। ये हमारा ईस्वी जो हमारा वर्तमान में चल रहा है, जैसे 2020 चल रहा है, ये हमारा ईस्वी संवत। इस ईस्वी संवत से अगर हम 78 साल पीछे चले तो क्या आता, हमारा शक संवत आता। और इससे अगर हम प्लस 57 साल आगे चलें तब कौन सा आता, हमारा विक्रमी संवत। ये आपने पढ़ा होगा, शक संवत, ईस्वी संवत, विक्रमी संवत।
तो 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006, जिसमें आज की बात करूँ जैसे 2020 है, अब विक्रमी संवत कौन सा चलेगा, तो इसमें ऐड कर दो। 2020 में कितना ऐड करोगे, 57 ऐड करोगे, कितना 57, तो 2077 चल रहा है विक्रमी संवत में। और इसमें 3 शब्द और दिए हैं हमारे को। 3 शब्द कौन कौन से हैं कि इस संविधान को हम अंगीकृत करेंगे, अधिनियमित करेंगे और आत्मार्पित करेंगे। यह है आपकी प्रस्तावना। कैसे कैसे याद करना है आपको, टुकड़ों में तोड़ के याद करना है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता उपलब्ध कराने के व्यक्ति बढ़ाने के लिए व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व की बढ़ाने के लिए आज एदत द्वारा 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। यह है आपकी प्रस्तावना। आसान है, टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ लो कि हम भारत के लोग ऐसा भारत बनाएंगे, ये हमारे को मिलेगा, ये हमारे से मांगा है कि आप राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित रखोगे, तभी तो बंधुत्व की भावना का विकास होगा। और ये तारीख दे रखी है कि संविधान का निर्माण कब हुआ था, और ये दे रखा है अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित। अंगीकृत का अर्थ होता है स्वीकार करना कि हम इस प्रस्तावना को क्या कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। अधिनियमित का मतलब होता है लागू करना, और आत्मार्पित का मतलब होता है कि हम इसे आत्मार्पित करते हैं, यानी इसके लिए डेडिकेटेड है, प्रेरित है हम इससे। तो ये दे रखा है आपकी, जो मैं बात करूं प्रस्तावना, तो प्रस्तावना का ये आपका चार्ट है। इस चार्ट को एक बार आप स्क्रीनशॉट लेवें। फिर हम बात करते हैं एक एक शब्द की। मैं बात करूं भारत शब्द, तो प्रस्तावना में जो ये भारत जो शब्द दे रखा है, ये भारत शब्द 2 बार आया है। यानी आपसे पूछा जा सकता है प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया है, तो भारत शब्द केवल और केवल 2 बार आया है। कितनी बार आया है, 2 बार। भारत शब्द 2 बार आया है। एक बार आया, दोनों बार ही पहली लाइन में हम भारत के लोग भारत को, यहीं पे 2 बार हमारे सामने भारत शब्द आता है। तो भारत की जो व्यवस्था है, शासन व्यवस्था, वो ऐसी है। ये संविधान में हमारे को दिया है। संविधान ने नागरिकों को ये प्राप्त, यहाँ से संविधान में नागरिक प्राप्त करते हैं हमारे से। ये नागरिकों से अपेक्षा की गई है कि आप राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करोगे, आप में सभी में भाईचारे की भावना रहेगी। ये तारीख दे रखी है लागू होने की, और ये शब्द दे रखे हैं कि हम इसे आत्मार्पित अधिनियमित और लागू करेंगे, स्वीकार करेंगे, अंगीकृत करेंगे। ये सारा आपके सामने दे रखा है, तो आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे को और भी ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। ये आत्मार्पित का अर्थ मैंने नहीं लिखा, ये आगे अभी याद नहीं आ रहा, तो अभी बताऊंगा आगे। अब थोड़ा सा तो आगे चलो, एक एक शब्द की हम बात करते हैं। एक एक शब्द को समझेंगे, तोड़ तोड़ के देखेंगे कि क्या दे रखा है, क्या नहीं दे रखा। तो अब शुरू करते हैं हम एक एक शब्द को हमारी प्रस्तावना के। तो सबसे पहला मैंने शब्द बताया
हम भारत के लोग। देखो, हम भारत के लोग, यहाँ से एक चीज स्पष्ट होती है कि इस भारत देश की जो जनता है, जो लोग हैं, इस देश की सर्वोच्च शक्ति इन लोगों में। ये संविधान का जो सबसे महत्वपूर्ण जो आयाम है, प्रस्तावना, इसमें ही कह रखा है कि इस देश की जो सर्वोच्च शक्ति है, जो हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, हमारा भारत जो SSDR है, सॉवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, SSDR। जैसे SSDR मतलब पहला है SSDR, चलो लिख के दिखा दूं। ऐसा कैसे याद करोगे? SSDR संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सॉवरेन, सामाजिक, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, गणराज्य, रिपब्लिक। तो ऐसा भारत, तो ऐसा भारत बनाएंगे हम, तो भारत के लोगों को कहा गया कि इसकी सर्वोच्च शक्ति, इसका संपूर्ण प्रभुत्व किसके हाथ में है? भारत के लोगों। यहाँ से ये बात स्पष्ट होती। और ये शब्द हमने लिया है अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका में वी आर द पीपल ऑफ यूनाइटेड, जो भी उनका दे रखा है USA का, तो वहाँ से हमने ये शब्द उठाया। तो विचार हमारा जो आया था वो वहीं से। तो ये विचार जो हमने लिया, ये विचार हमारा जो आया है, ये अमेरिका से आया है। अब आगे हम बात करते हैं इसमें कि क्या क्या शब्द दे रखा है, क्या क्या उसका अर्थ होता है, क्या क्या है उनके मायने होते हैं। तो अगला जो शब्द आता है, हम भारत के लोग, भारत को कैसा बनाएंगे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। एक एक शब्द को समझेंगे। अब देखो इधर, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है इस देश की जो शक्ति है, वो शक्ति यहीं की जनता में होनी चाहिए, यहीं की सरकार के हाथ में होनी चाहिए। किसके हाथ में होनी चाहिए? यहीं की सरकार के हाथ में होनी चाहिए। मैंने आपको पहले जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें बताया था कि राज्य के 4 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 4। क्या क्या होता है उसमें? जनसंख्या होती है, क्षेत्रफल होता है, सरकार होती है, संप्रभुता होती है। और सरकार भी कैसी होनी चाहिए? संप्रभुता, यानी ऐसी सरकार जो आपके खुद के बाहरी वो आंतरिक निर्णय लेने में सक्षम हो। यहां हम बात करें तो संप्रभुता 2 प्रकार से होती है। एक होती है आंतरिक, एक होती है बाहरी। यानी कि ये आपका भारत है, ये आपका भारत है। इस भारत के जो आंतरिक निर्णय है, ये आंतरिक निर्णय किसके हाथ में है? भारत देश की जनता, यानी भारत सरकार के हाथ में। वो तो एक ही बात है, क्योंकि ये जो सरकार है ये जनता की ही तो है। तो आंतरिक निर्णय लेने में हमारी सरकार सक्षम है। बिहार में क्या होगा, राजस्थान में क्या होगा, आंध्र प्रदेश में क्या होगा, यूपी में क्या होगा, MP में क्या होगा, ये निर्णय कौन लेगी? हमारी सरकार लेती है। कौन लेती है? हमारी सरकार। आगे हम बात करें बाहरी, यानी भारत के बाहरी रूप से, यहां से मैं यहाँ के निर्णय की मैं बात करूं, किस देश के साथ हमारा संबंध कैसा होगा, कौन से देश के साथ हम व्यापार करेंगे, यह आपसी जो हमारा देशों के संबंध की बात करता है, यह हमारी बाहरी स्वतंत्रता है। हम किसी के गुलाम थोड़ी हैं, यानी हम कैसे हैं? संपूर्ण प्रभुत्व, हमारी पूरी शक्ति हमारे हाथ में, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। ये कहता है आपका संपूर्ण प्रभुत्व से। वैसे मैं बात करूं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की, ये 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। यहाँ पे बात करें प्रस्तावना के मैटर में तो 2 प्रकार की होती है, आंतरिक और बाहरी। यानी ये देश, ये भारत देश आंतरिक व बाह्य रूप से किसी अन्य देश की गुलामी नहीं करता, इसका अर्थ ये हो। मैं बाकी और बात करूं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के क्या क्या होता है, नाममात्र का भी होता है।
वास्तविक संप्रभु भी होता है। और मैं बात करूं कानूनी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी होता है। बाहरी और आंतरिक रूप से हमने बात करी ली कि भारत देश स्वतंत्र है। नामात्र में हमारा राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति नामात्र रूप से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। मैं बात करूं वास्तविक रूप से हमारा प्रधानमंत्री संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। और कानूनी रूप से हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है संविधान। ये 5 प्रकार की आपकी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होती है। अब कई विशेषज्ञों ने ये कहा भी है कि भारत राष्ट्रमंडल देशों का समूह है, तो फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कैसे हुआ? भाई भारत राष्ट्रमंडल देशों का क्या है? समूह है। और राष्ट्रमंडल देश कौन से देश हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन के अधीन रहे हैं? तो ब्रिटेन ने बनाया था राष्ट्रमंडल देशों का समूह, जिसमें भारत 16 मई 1949 को शामिल हुआ था। तो भारत राष्ट्रमंडल देशों का समूह है, तो फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कैसे? तो इसका उदाहरण लेता हूं मैं। आपका परिवार है, आपका परिवार समाज का अंग है कि नहीं है ना? समझ तो रहे हो ना ये बातें? आपका परिवार समाज का अंग है। अब आपके परिवार के भाई और आंतरिक रूप से निर्णय, यानी हम लड़के की शादी कहाँ करेंगे, लड़की की शादी कहाँ करेंगे, ये निर्णय लेता कौन है? परिवार लेता है ना। तो परिवार निर्णय लेने में सक्षम है, स्वतंत्र है। हाँ, ये अलग बात है कि हम उस समाज में रहते तो समाज का प्रभाव पड़ता है। भारत पर भी देशों जो राष्ट्रमंडल देश हैं या अन्य देशों के साथ हम सांस्कृतिक जो हमारी विरासत है उसको देखते हुए हम साझा करते हैं, उनसे संबंध है, हम उनके अंग हैं, लेकिन निर्णय तो हम खुद ही लेते हैं ना। तो इस तरह निर्णय लेने में तो हम क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। गुलाम थोड़ी है किसी के, गुलाम तो है ही नहीं ना। तो यहां पे ये बात है। तो भारत कैसा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। समझ में आ गया होगा? वैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न 5 प्रकार का होता है। आंतरिक होता है, बाहरी होता है, नामात्र होता है, वास्तविक होता है, कानूनी होता है। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो या वहाँ के तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट और खुल जाएगा। नॉर्मली हम बात करें प्रस्तावना में तो बस बता देते हैं कि किसी अन्य देश का गुलाम नहीं है, लेकिन मैं आपको तो क्या है कि थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी आएंगे, घुमा फिरा के आएंगे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको यहाँ डिटेल में इसीलिए पढ़ा रहा हूँ। तो ये आपको ये शब्द समझ में आ गया होगा। आगे हम शब्द की बात करें, आप उससे पहले इसका क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके 5 प्रकार की संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया। आगे हम बात करते हैं। देखो अगला शब्द दे रखा है, वो दे रखा है समाजवादी। अगला शब्द कौन सा दे रखा है? समाजवादी। देखो मूल संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द नहीं था। मूल संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द नहीं था, लेकिन अब ये शब्द है। बात करेंगे एक बार जो संशोधन हो उसकी भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन यह हमारी जो वर्तमान प्रस्तावना इसकी बात करें। और एक चीज़ याद रखना, प्रस्तावना को अब हर स्कूल में अनिवार्य भी कर दिया कि प्रार्थना के समय प्रस्तावना बोली जाएगी। इसलिए प्रस्तावना बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हो चुका है आपके लिए, सबके लिए। ये नहीं है कि जो तैयारी कर रहा है उसी के लिए है। ये अब तो स्कूलों से प्रस्तावना पढ़ाई जाएगी, समझाई जाएगी। तो आपको प्रस्तावना समझनी है। अब चाहे प्राइवेट स्कूलों में जॉब करते हो या गवर्नमेंट स्कूलों में हो, अब तो प्रस्तावना आनी ही चाहिए। तो अगला शब्द आता है समाजवादी। अब देखो मैं थोड़ा आपको समाजवादी की मैं बात करूं तो समाजवादी का यहाँ पे तात्पर्य दे रखा है कि आर्थिक संसाधनों पर सरकार का हाथ होगा। अब कैसे आई, क्या हुआ, ये मैं आपको यहाँ पे थोड़ा क्लियर करता हूँ। हो सकता है थोड़ा हाई चला जाए, हाई लेवल पे चला जाए, लेकिन आपको थोड़ा समझना है, ओपन रखना है, माइंड को ओपन करके पढ़ो आराम से। आपने पहले क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा वो कोई मैटर नहीं करता। अब आप यहाँ देखो क्या है इसमें। मैं बात करूँ समाजवादी। अब समाजवादी की मैं बात करूँ तो देखो मैं बात करूँ यह विश्व, इधर की हम बात करें तो यहाँ थे पूर्वी देश और इधर थे पश्चिमी देश।
अब पश्चिमी देश पूर्वी देशों की अपेक्षा पहले से ज़्यादा समझदार थे, यहाँ पे राजनीतिक विकास पहले हो चुका था। तो यहाँ से विचारक इधर की साइड आए थे, इसलिए यहाँ से पहले जो विचारधारा चलती आ रही थी वो विचारधारा इधर चलती आई थी। तो उस विचारधारा से हम प्रभावित थे। तो उस विचारधारा की मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम यहाँ से क्रम से हम बात करें तो सबसे पहले जो विचारधारा आई थी, यहाँ आई थी पश्चिमी देशों में, वो आया था उदारवाद। क्या आया था? उदारवाद। फिर यहाँ से चलता चलता आया मार्क्सवाद। फिर यहाँ से चलता चलता आया आगे समाजवाद, और फिर लास्ट में आया साम्यवाद। मैं देखो ज़्यादा आपको ज़्यादा डिटेल में भी नहीं बता रहा, लेकिन कम भी नहीं बता रहा। यहाँ से अगर आप और तैयारी करो, ये अर्थशास्त्र का मैटर है, अर्थव्यवस्था से संबंधित है ये कुछ टॉपिक। देखो अर्थव्यवस्था में आप पढ़ते हो, अर्थशास्त्र में पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो मेरे को पता नहीं, आप इकोनॉमी में, पॉलिटी में ऐसी बताया नहीं जाता इतना डिटेल में, लेकिन फिर भी आज हम बात कर ही लेते हैं थोड़ी बहुत। तो पश्चिमी देशों से जो विचारधाराएं चलती आ रही थी, तो पहले आया उदारवाद, फिर पश्चिमी देशों से धीरे धीरे हम जर्मनी की ओर आए तो वहाँ आया मार्क्सवाद, वहाँ से जर्मनी से सीधे सीधे धीरे धीरे हम आए आगे तो यहाँ रूस साइड में सोवियत संघ रूस USSR, वहाँ पे आया समाजवाद, और फिर वहाँ से आया साम्यवाद चीन की ओर। क्या है इनमें, ये बात करते हैं नॉर्मली थोड़ी। यहाँ जो हमारा प्रस्तावना में समाजवाद है इसकी भी हम बात करेंगे, कैसे हमारी अर्थव्यवस्था उसकी भी हम बात करेंगे। अब देखो उदारवाद का जो जनक है वो है जॉन लॉक। कौन है? जॉन लॉक। मार्क्सवाद का जनक है वो है कार्ल मार्क्स। समाजवाद का जो जनक है वो है लेनिन। इसका है माओ त्वे सेंग, ऐसे कुछ, माओ त्वे सेंग। इससे अपने को मैटर भी नहीं करता, अपना तो समाजवाद है। यानी यहां से पूछा भी जा सकता है कि उदारवाद का जनक कौन है? जॉन लॉक। मार्क्सवाद का जनक कौन है? कार्ल मार्क्स। समाजवाद का जनक कौन है? लेनिन। और साम्यवाद का जनक कौन है? माओ त्वे सेंग। अब बात करें यहां से उदारवाद की बात करें। उदारवाद में क्या था? पहले जो ये वाद आया था उदारवाद, इसमें दे रखा था कि जो आर्थिक संसाधन है इनको फ्री छोड़ दो, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, पूंजीपतियों को और पूंजी बढ़ाते चलो, और पूंजीपति जो अमीर वर्ग है अमीर वर्ग को बढ़ाते चलो, इसमें ये दे रखा। यानी सरकार का कोई इसमें क्या नहीं था? कंट्रोल नहीं होता था, कोई नियंत्रण नहीं होता था। फिर यही वाद आगे आया, और ये आगे आया जर्मनी साइड में, और जर्मनी साइड में कार्ल मार्क्स ने इसका अध्ययन किया। अध्ययन करते हुए इन्होंने बताया ये गलत है। अरे ये फैक्ट्री, ये दुकानें, ये किसने बनाया? स्कूल किसने बनाई? मजदूरों ने बनाई। किसने बनाई? मजदूरों। अरे जिसने बनाए उसको उपयोग नहीं हो रहा, और पूंजीपति पूंजी बनते जा रहे हैं, गरीब गरीब रहता जा रहा है, अमीर अमीर बनते जा रहे हैं। तो जो मजदूरों ने बनाया उनको भी ये काम में लेना चाहिए। और इसी कार्ल मार्क्स ने कहा था दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। ये था मार्क्सवाद। अब ये मार्क्सवाद धीरे धीरे आया USSR, सोवियत संघ रूस में। अब ये USSR में आया, सोवियत संघ रूस में आया, और इसमें क्या हुआ? इसमें आया समाजवाद। इसमें कहा कि सरकार के सब कुछ नियंत्रण में होना चाहिए, समाज के लिए होना चाहिए। सरकारी स्कूल हो, सरकारी नौकरी हो, सरकारी आवास हो, सरकारी चिकित्सालय हो, सब कुछ सरकारी हो। यह है समाज कि सरकार के हाथ में होना चाहिए नियंत्रण, और समाज के प्रत्येक वर्ग को मिलना चाहिए सब कुछ। यह है समाज। यानी कि अगर हमारा मैटर भी वैसा ही है और दूसरों का मैटर भी अगर अच्छा है, हमारा मैटर भी अच्छा है, तो उनको जो मिल रहा है वही हमारे को भी तो मिलना चाहिए ना। भाई मैं आपके लिए इतने मेहनत कर रहा हूँ, उनका भी मैटर है अगर ऐसा है अच्छा है, मेरा भी अगर अच्छा है, तो फिर मेरे को भी इस मैटर के हिसाब से तो आपका सपोर्ट मिलना चाहिए। यही तो समाजवाद है, पर सबको मिलना चाहिए। यह है समाज।
फिर ये चीन साइड में गया साम्यवाद, ये चीन की बात है, वहाँ साम्यवाद है। अब बात करते हैं हम तो समाजवाद की यहाँ पे, क्योंकि ये तो मैं थोड़ा सा विश्व परिपेक्ष में बात कर ली, लेकिन अपने को तो पढ़ना है समाजवाद। और ये समाजवादी हमारे शब्द जोड़ा गया था 1976 में। तो ये जो वाद की मैं बात करूँ समाजवाद की, देखो ये यूएसएसआर से लिया गया है। और हमारे देश की जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी के टाइम में ये 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें ये शब्द जोड़ा गया था, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा प्रभावित थी रूस से। अगर रूस और भारत के संबंधों में देखेंगे तो रूस से और भारत के जो संबंध थे वो ज़्यादा ही तटस्थ, क्योंकि विश्व में जब भारत आज़ाद हुआ था तो दो गुट थे। एक गुट का नेतृत्व कर रहा था अमेरिका, एक गुट के जो बिल्कुल समाजवादी देश थे उनका गुट का नेतृत्व कर रहा था रूस, सोवियत संघ रूस। और भारत दोनों ही गुटों में शामिल नहीं हुआ था उस समय। लेकिन भारत की जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनका झुकाव रूस की ओर था और वहीं से प्रभावित होकर वो भी हमारे संविधान की प्रस्तावना में शब्द जोड़ दी, कौन सी? समाजवादी। और यहाँ समाजवादी का अर्थ दे रखा है, भारत के प्रस्तावना की मैं बात करूँ तो यहाँ दे रखा है कि आर्थिक संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण। अब शब्द तो आपके समाजवादी दे रखा है, लेकिन अर्थव्यवस्था की मैं बात करूं तो हमारी अर्थव्यवस्था तो हम पढ़ते हैं मिश्रित है। अब तो पढ़ते हैं मिश्रित है, और यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको समाजवादी। तो कैसे आई मिश्रित उसकी बात करते हैं। आप उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं बात करता हूँ अर्थव्यवस्था की, क्योंकि ये आपको पूछा जा सकता है कि उदारवाद का जनक कौन, मार्क्सवाद का कौन, समाजवाद का कौन, साम्यवाद का कौन। तो आप स्क्रीनशॉट लें, आगे हम बात करें। देखो हमारी मैं बात करूं हमारी अर्थव्यवस्था की, ये 1976 में ये शब्द जोड़ दिया। मैं आपको बताऊंगा आगे एक संविधान संशोधन होता है किसकी भी बात करेंगे। ये 1976 में जोड़ा गया था यह शब्द। लेकिन मैं आगे बात करूं तो हमारी अर्थव्यवस्था जो मिश्रित कैसे हुई वो बताता हूं। 1991 में मैं बात करूं, देखो 1991 में जो समाजवाद गुट का जो देश थे उन देशों में आर्थिक रूप से नियंत्रण फैल हो चुका था, क्योंकि सब कुछ सरकारी संभव नहीं है। सरकार आपको वो सुविधाएं नहीं दे सकती, क्योंकि आज की मैं बात करूं, आज के दौर की हम बात करें, जो हमने देखा है आज सरकारी स्कूलों की स्थिति देखो, सरकारी चिकित्सालयों की स्थिति देखो धीरे धीरे सुधार करने की कोशिश ज़रूर हो रही है। सब कुछ अपने को नौकरी सरकारी चाहिए, लेकिन हम पढ़ाते नहीं है सरकारी स्कूलों में। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम सरकारी स्कूलों की ओर ध्यान नहीं दे रहे। एक तो मैं वैसे भी बात करूँ, देखो गलती सभी की होती है, सरकार की भी गलती है। टीचरों से शिक्षण के अलावा भी ऐसे अन्य कार्य करवाते हैं, जनगणना, पशुगणना, अब की बार BLO, बहुत से काम होते हैं इनके। तो इसलिए प्रॉपर रूप से शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है, और इस कोरोना काल में तो और भी ज़्यादा हो रहा है अब। तो 1991 में हमारा देश भी आर्थिक संकट से गुजर रहा था। उस दौर में हमारे वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। उस दौर में वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। और PM थे नरसिम्हा राव। PM की छोड़ो, अपने के वित्त मंत्री से मतलब है, बाद में बात करेंगे जब प्रधानमंत्रियों की बात करेंगे। वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। इन मनमोहन सिंह ने एक सिस्टम लेके आए थे, LPG सिस्टम। LPG गैस नहीं, LPG आप वो समझो, LPG सिस्टम। LPG सिस्टम इन्होंने लेके आए। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, लिबरेशन, ये प्राइवेटेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये सिस्टम लेके आए। और इस तरह हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, इस अर्थव्यवस्था को इसके बाद में कर दिया गया मिश्रित अर्थव्यवस्था। आज हमारी मैं बात करूं, आज सरकारी स्कूल भी हैं, प्राइवेट स्कूल भी हैं, सरकारी जो हॉस्पिटल भी हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं, सरकारी आवास हैं तो प्राइवेट आवास भी हैं, सरकारी नौकरियां हैं तो प्राइवेट नौकरियां भी हैं, कोचिंगें भी हैं। ये सब कुछ हमारा मिला जुला हो रहा है।
और अब तो सरकार नरेंद्र मोदी ने तो बहुत कुछ प्राइवेटेशन कर दिया, कई एयरपोर्ट दे दिए प्राइवेट में, हमारी जो रेलवे को बेचने की तैयारी में है, वो सब प्राइवेटेशन हो रहा है। वो एक अलग मैटर है, ये पॉलिटिकल मैटर है, अपने को नहीं पढ़ना इसमें, अपने को अपने पढ़ाई से मतलब है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये कैसी कर दी, मिश्रित अर्थव्यवस्था कर दी। और इन्हीं मनमोहन सिंह को जो हम जानते हैं, इनको कहते हैं आर्थिक सुधारों का जनक, इन्हें कहते हैं हम आर्थिक सुधारों का जनक। ये 1991 के बाद से हमारी अर्थव्यवस्था पे। तो आई होप कि आप समाजवादी समझ चुके होंगे। समाजवादी का तात्पर्य है कि आर्थिक संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है, बस ये है आपके समाजवादी का। ये जो मैंने आपको अलग से बताया, एक्स्ट्रा जो बताया, ये आपके क्या कॉन्सेप्ट के लिए बताया मैंने आपको, कि आपका मजबूत होना चाहिए, दिमाग ओपन होना चाहिए आपका, कि क्या क्या था उदारवाद। क्योंकि जरूरी नहीं सबके पॉलिटिकल सब्जेक्ट हो, और जरूरी तो है नहीं कि सबके पॉलिटिकल सब्जेक्ट हो, सबने पढ़ा हो। तो इकोनॉमी आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते मेरे को पता नहीं, लेकिन पॉलिटी में ऐसा चैप्टर नहीं कराया जाता इतना कुछ, फिर भी मैंने आपको ऐसा बता दिया। तो चलो आगे हम बात करते हैं, अगला जो शब्द है उसकी हम बात करते हैं। ये आपका समाजवादी हमने बात कर ही ली। चलो आगे हम बात करें। देखो अर्थव्यवस्था हमारी मिश्रित है, लेकिन आज भी हम जो प्रस्तावना शब्द है वो कौन सा है, समाजवादी है। अगला जो आपका शब्द आता है कौन सा आता है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। अगला जो शब्द आता है वो आता है आपका पंथ निरपेक्ष, या इसी को बोलते हैं धर्म निरपेक्ष। देखो पंथ क्या है, धर्म क्या है, दोनों हिंदी में तो मैं बात करूं तो दोनों अलग अलग हैं। गांधी जी ने पंथ के बारे में क्या कहा, धर्म क्या है, ये सारी बातें करें। यहाँ पे जो बात कही गई है पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष दोनों एक ही बात है प्रस्तावना में। सेक्युलर शब्द काम में लिया दोनों के लिए। कौन सा शब्द, सेक्युलर। देखो क्या है इसमें, इसका अगर मैं मुख्य अर्थ की बात करूं, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि पंथ निरपेक्ष का मुख्य शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इस पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष का मुख्य अर्थ होता है राज्यों का कोई धर्म नहीं है। राज्यों का कोई धर्म नहीं है, यानी भारत के जो राज्य हैं इनका कोई धर्म नहीं है। इस भारत की सत्ता में धर्म का कोई महत्व नहीं होगा, इसका कोई कंट्रोल नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हमारी जो सरकार है धार्मिक विचारों से प्रभावित होगी, नहीं। हमारी जो सरकार है ये किसी धर्म के पक्ष में नहीं है, ये सभी धर्मों का बराबर सम्मान करती है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक हमारी धार्मिक स्वतंत्रता भी दे रखी है, तो हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का आदर करती है हमारी सरकार, किसी विशेष धर्म की नहीं है। देखो मैं कुछ बात करूं, कुछ देश होते हैं जैसे नास्तिक होते हैं, कुछ धार्मिक होते हैं, कोई देश जैसे धार्मिक हैं या फिर धर्म निरपेक्ष हैं। नास्तिक वो देश हैं जो धर्म में विश्वास नहीं करते, वो किसी भी धर्म में कोई बिलीव नहीं करते। जैसे मैं बात करूं चीन हुआ, आपका नॉर्थ कोरिया है, उत्तरी कोरिया, इनका धर्म से कोई विश्वास नहीं है, इनका धर्म में कोई विश्वास नहीं है, नहीं मानते धर्म को। मैं बात करूं धार्मिक देशों में जैसे श्रीलंका है, सऊदी अरब है, ये धर्म के अनुसार चलते हैं। इन देशों की जो सरकार है जैसे पाकिस्तान है, इनकी सरकार धर्म के अनुसार चलती है, इनकी जो शासन व्यवस्था है वो धर्म के अनुसार चलती है। मैं धर्म निरपेक्ष में जैसे हम बात करें भारत सभी धर्मों का बराबर से, भारत सभी धर्मों का बराबर रूप से सम्मान करता है। ये किसी भी धर्म में, यानी कि भारत के राज्यों का कोई धर्म नहीं है, भारत के राज्यों का कोई धर्म नहीं है, ये सभी धर्मों का सम्मान बराबर रूप से आदर करते हैं, धर्म के मामले में निरपेक्ष है।
धर्मनिरपेक्ष को या पंथ निरपेक्ष को। गांधी जी ने जरूर इनको अलग किया है, वो बात करते हैं आगे, धर्म क्या होता है, पंथ क्या होता है। ये यहाँ तक समझ में आया होगा। तो हमारा देश कैसा है, धर्मनिरपेक्ष है। अब मैं बात करूं गांधी जी की, गांधी जी ने हमारे को कैसे बांटा। देखो मैं सबसे पहले धर्म की बात करता हूं, तभी समझ में आएगा धर्म क्या होता है। देखो धर्म और एक तरफ है पंथ। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द काम में लिया है, लेकिन दोनों शब्द मोटे तौर पे देखें तो एक ही हैं, लेकिन अगर इसकी बारीकी में अब खोल के देखें तो ये दोनों अलग अलग। देखो धर्म का अर्थ होता है धारण करना। धर्म का अर्थ क्या होता है, धारण करना। धारण क्या करेंगे, यानी कि जीवन जीने की शैली। आप जिस भी रीति रिवाजों को, आपके जो जीवन जीने की जो शैली है, ये जीवन जीने की शैली, जिस नियम को आप फॉलो कर रहे हो, जिन रीति रिवाजों को आप फॉलो कर रहे हो, वो ही आपका धर्म है। अगर आप हिंदू रीति रिवाजों को फॉलो कर रहे हो, सेट ऑफ रूल्स, धर्मनिरपेक्ष धर्म का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, जीवन जीने की एक शैली। अगर आप हिंदू धर्म के नियम कायदों को आप फॉलो कर रहे हो तो आप हिंदू धर्म से हो। अगर आप मुस्लिम रीति रिवाजों को फॉलो कर रहे हो तो आप मुस्लिम धर्म से हो। अगर आप जैन धर्म के फॉलो कर रहे हो तो आप जैन से हो। तो ये अलग अलग धर्म के अलग अलग रूल सेट कर रखे हैं हमने, और उनको हम धारण करते हैं, वो हमारा धर्म है। तो धर्म का अर्थ होता है धारण करना, यानी जीवन जीने की एक शैली होती है धर्म। जैसे हिंदू धर्म में रीति रिवाज अलग हैं, उनके शादी विवाह करने के नियम कायदे अलग हैं, उनके जो भी खान पान के नियम अलग हैं, मुस्लिम के अलग हैं, जैन के अलग हैं, ईसाई के अलग हैं, बौद्ध के अलग हैं। तो ये होता है धर्म। अब मैं बात करूं पंथ। पंथ देखो गांधी जी ने पंथ को अलग किया। किसने, गांधी जी ने। गांधी जी ने इस पंथ को परिभाषित किया और उन्होंने कहा कि देखो पंथ क्या होता है। गांधी जी ने कहा कि आदमी धर्म से तो जुड़ा हुआ रहता है, वो धर्म से अलग नहीं हो सकता। यानी कि सही मायनों में मैं बात करूं तो पंथ निरपेक्ष होता है, धर्म से कोई भी अलग नहीं होता, धर्म से सब लोग जुड़े हुए हैं। अब धर्म से अलग नहीं हो सकता, लेकिन पंथ से अलग हो सकता है। गांधी जी ने क्या कहा, पंथ से अलग हो सकते हैं। इन्होंने बताया कि पंथ, ये जो पंथ है ये धर्म का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, ये धर्म का हिस्सा है। कैसे, जैसे मैं बात करूं पंथ अलग अलग होते हैं, धर्म में से निकला हुआ पंथ। जैसे मैं बात करूं जैसे हीनयान, महायान, ये बौद्ध धर्म के पंथ है। हीनयान, महायान। जैसे मैं बात करूं श्वेतांबर, पीतांबर, अब ये किससे हैं, बौद्ध धर्म से। ये किससे हैं, जैन धर्म के। यानी धर्म तो बौद्ध है इनका, लेकिन ये पंथ अलग अलग है। जैन, ये श्वेतांबर, दिगंबर, ये जो पीतांबर, ये अलग हैं। और बात करें जैसे शिया और सुन्नी, जैसे मुस्लिम है, मुस्लिम में से जैसे शिया है, सुन्नी है, रोहिंग्या है, ये क्या है, इनके पंथ हैं। तो भारत का राज्यों का कोई पंथ नहीं है, कोई धर्म नहीं है। प्रश्न पूछा हुआ एग्जाम में कि भारत पंथ निरपेक्ष का मुख्य शाब्दिक अर्थ होता है भारत के राज्यों का कोई धर्म नहीं है। भारत सभी धर्मों के साथ बराबर आदर करेगा, सम्मान करेगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा। अब गांधी जी ने कहा कि धर्म से हम अलग नहीं हो सकते, लेकिन पंथ से अलग हो सकते हैं, पंथ निरपेक्ष। इसलिए प्रस्तावना में शब्द कौन सा काम में लिया गया है, पंथ। तो ये होता है धर्म और पंथ में अंतर। धर्म का हिस्सा होता है पंथ। जैसे आपने अपने हिंदू धर्म में होते हैं, शैव धर्म वाले अलग होते हैं, विष्णु धर्म वाले अलग होते हैं, राम स्नेही संप्रदाय होता है, निर्मोही अखड़ा होता है, ये अलग अलग है। हमारे पंथ एक धर्म का एक हिस्सा होते हैं पंथ। तो ये हमने कुछ बातें की कि हमारा भारत देश कैसा होगा, संपूर्ण प्रभुत्व होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा। बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में।
आपको क्लासें अगर अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और भी अच्छा आपको मैटर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रस्तावना में अगली क्लास, एक और क्लास होगी, प्रस्तावना से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, आपको अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।